सो हेलो एवरीवन, यू ऑल वेलकम इन आर्ट्स एजुकेशन। हमने अभी तक सबको क्लियर कर चुका है लगभग। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है और ये कंपनी सबसे अंत में भी आई थी। इट मीन्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी सबसे एंड वाली टॉपिक है। तो इसके बाद स्वीडिश आए थे, बट मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में ये बता दिया है कि स्वीडिश को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो डेनिश से भी बहुत कम समय के लिए आए थे। तो उनका 1% भी योगदान भारत में नहीं था। सिर्फ मतलब एज लाइक आप कह सकते हो वो सिर्फ भारत में विजिट करने के लिए आए थे। इससे ज़्यादा वो कुछ करने के लिए नहीं आते थे भारत में, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा ये लास्ट है टॉपिक। जो हमने सेशन स्टार्ट किया था भारत में यूरोपियों के आगमन, उसके तहत हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो फ्रेंच कंपनी थी वो भारत में कैसे आई, और इसी में हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध कैसा होता है, ठीक ना। तो मतलब कर्नाटक युद्ध के क्या क्या कारण है वो इसके बाद वाला टॉपिक है। देखिए अभी जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो सबसे अंत में आने वाली कंपनी थी। और एक और बात, हमने मैक्सिमम कंपनी को देखा है कि वो कंपनियां ज्वाइंट वेंचर होती थी, ठीक, संयुक्त उपक्रम। इट मीन्स उसमें कुछ पूंजीपति उद्योग होते थे, ठीक, उद्योगपति कुछ होते थे जो पूंजीवादी होते थे, और कुछ सरकारी लोग होते थे। वो दोनों मिलकर एक कंपनी की स्थापना करते थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आती थी। लेकिन यह कंपनी पूर्णतया सरकारी कंपनी थी, ठीक, पूर्णतया सरकारी, इसमें टोटली गवर्नमेंट कंपनी थी। इसमें एक भी पूंजीपति का हाथ नहीं था। लेकिन इससे पहले हम डेनिश का देखें तो वो भी ज्वाइंट वेंचर थे। डच भी ज्वाइंट वेंचर थे। ब्रिटिश पूर्णतः गवर्नमेंट कंपनी थी। लेकिन पुर्तगाली भी गवर्नमेंट कंपनी थी। लेकिन एक आध दो कंपनी थी जो ज्वाइंट वेंचर थी। तो ये जो कंपनी थी वो टोटली गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक। इसको जो भी क्या बोलते आदेश मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे? डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलते थे। तो उस समय जो वहाँ का गवर्नमेंट था, वो पता है क्या था? राजतंत्र था। पता है ना, राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ। अभी हम लोग के यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन उस समय फ्रांस में राजतंत्र चलता था और वहाँ पे लुई 14वां का शासन था। तो लुई 14वां का एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। कौन था? कोलबर्ट। अब इसने क्या किया ना, एक कंपनी की स्थापना की जिसको हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम अगर कोई पूछे तो बोलेंगे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक, या कंपनी इन द ओरिएंटलेस, दोनों इसका नाम है। तो ये कंपनी का नेम है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। आप इसको क्या बोलते हैं, वीवीआई भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। और यह कंपनी 1664 में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1664 में। और मैंने बताया कि जो भी कंपनी स्थापित हुई है वो अपने देश में स्थापित हुई है। जैसे कि यह कंपनी 1664 में स्थापित हुई। ये कहाँ स्थापित हुई थी? फ्रांस में। कहाँ स्थापित हुई थी? यह जो कंपनी थी वो फ्रांस में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई? फ्रांस में। और यह 1668 में भारत में आई। कब भारत में आई थी? 1668 में। इट मीन्स इसकी प्रथम फैक्ट्री 1668 में कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। फ्रैंको कैरो नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो यह दूसरी ऐसी कंपनी थी जिसने अपनी फैक्ट्री पश्चिमी से स्टार्ट किया था, ठीक, पश्चिमी छोर से, भारत के पश्चिमी छोर से स्टार्ट किया था फ्रेंच ने भी, और भारत के पश्चिमी छोर से स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने भी। ब्रिटिश ने पहला मसूलीपट्टनम में किया था, बट वो अस्थायी रूप से नहीं था, उन्होंने बस ऐसे ही कर दिया था। अस्थायी रूप से उनका पहला कौन सा था? सूरत में स्थापित किए थे, ठीक। और इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में। दूसरी फैक्ट्री ये लोग जस्ट एक साल बाद 1669 में कहाँ करते हैं? गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उस समय, ठीक, उसकी अनुमति लेके ये लोग मसूलीपट्टनम में करते हैं। अनुमति लेने कौन जाते हैं? मरकारा, ठीक। मरकारा नाम का एक व्यक्ति था जो अनुमति लेने गया। बोला कि देखिए सुल्तान जी, हमें अपनी व्यापारी कोठी खोलनी है, हमें एक फैक्ट्री स्थापित करनी है, हम व्यापार करेंगे, हम आपको इतना कर, हम भी आपको कर अदा करेंगे, सब आपको कर देते हैं, हम भी कर देंगे, लेकिन हमें व्यापारी कोठी खोलने की आज्ञा दे दीजिए। तीनों बोले ठीक है, तुम हमें कर देना जैसे सभी व्यापारी देते हैं, और तुम व्यापार करो, अपनी व्यापारी कोठी स्थापित कर सकते हो। तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी ठीक एक साल बाद दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित की। अब देखिए कि पुर्तगाली थे वो 2 साल बाद अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए। डच भी वैसे थी, ब्रिटिश भी ऐसे ही थे। सब 2-3 साल की गैप देकर अपने फैक्ट्री स्थापित करते। बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1 साल की भी गैप नहीं दी, ठीक। 1664 में स्थापित हुई, 1668 में भारत में, 1668 में पहली फैक्ट्री स्थापित की, दूसरी फैक्ट्री ठीक उसके अगले साल 1669 में स्थापित कर दी, ठीक है ना। तो यह कंपनी, इससे अब ये पता चल गया कि ये कंपनी भारत में कितनी इंपॉर्टेंस
थी, भारत में ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंस थी, ठीक ना, किससे आपको ये पता चल गया होगा। तो मरकारा ने 1669 में कहाँ स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में दूसरी, और फ्रैंको कैरो ने सूरत में 1668 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक। अब 1674 में जो ये पांडिचेरी है ना, अभी हम इसको पुडुचेरी भी कहते थे, पांडिचेरी बहुत पहले ये नाम था, ये बहुत फेमस नेम है, याद रखिएगा। ये जो पांडिचेरी है ना, उसको फ्रैंकोइस मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, इस पांडिचेरी की स्थापना की। कब की थी, 1674 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे फ्रांसीसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने किसकी स्थापना की थी, पांडिचेरी, और यह पांडिचेरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। कहाँ था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भारत में कहाँ था, पांडिचेरी। ये जो है ना, ये भारत में है, क्या, भारत का, नहीं कि फ्रांस का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मतलब भारत में ये जो कंपनी थी ना, उसका मुख्यालय कहाँ था, पांडिचेरी। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एमसीक्यूज में पूछ देता कभी कि भारत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्यालय कहाँ है, या उसकी स्थापना किसने की थी, ठीक। तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। कब की थी, 1674 में की थी, और कहाँ, किसकी स्थापना की थी, पांडिचेरी की, ठीक। और यह क्या थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी था, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब 1690 में ये बंगाल के चंद्रनगर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बंगाल के चंद्रनगर में, और यहाँ भी इन्होंने अपनी पहली तो स्थापित किया, यहाँ भी ये एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और बंगाल में चंद्रनगर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। बंगाल में क्या था, चंद्रनगर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, यहाँ पे इनकी एक फैक्ट्री भी थी। तो पूरे बंगाल में बहुतों के लिए अलग अलग होंगे, ठीक ना, बट फ्रेंच के लिए बंगाल का चंद्रनगर जो जगह था वो बहुत इंपॉर्टेंट इन लोग के लिए जगह था, ठीक। यहाँ पे इनकी व्यापारिक कोठी थी। तो ये था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे, और इन्होंने अपनी कैसे व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। तो हमने यह पढ़ लिया कि ये फ्रांस की इसकी कंपनी थी, और यह कंपनी सबसे अंत में आई थी। यह टोटली गवर्नमेंट कंपनी थी। लुई 14वां के जो वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, इनके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस इसका पूरा नाम है, ठीक ना। और यह कंपनी 1664 में फ्रांस में स्थापित होती है। यह कंपनी 1668 में भारत में आती है, और इसकी प्रथम फैक्ट्री 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित होती है। दूसरी फैक्ट्री 1669 में मरकारा द्वारा गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। फिर 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की, जो पांडिचेरी फ्रेंच का मुख्यालय बना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर 1690 में ये बंगाल के चंद्रनगर पहुंचते हैं, वहां पे अपनी व्यापारिक कोठी बनाते हैं, और उस व्यापारिक कोठी से भी उन्हें बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये बंगाल भी क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इस सेशन में जितने भी हमने पढ़ाई, जितनी भी कंपनी आई है, इट मीन भारत यूरोपियों के आगमन से, जो यूरोपियों का आगमन है ना, उसमें बंगाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम और बंगाल, ये तीन ऐसे जगह थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस थे। ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, इसमें बंगाल भी एक जगह था, ठीक। तो बंगाल का एक चंद्रनगर जो जगह था, जो फ्रांसीसियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। यहाँ पे इनकी व्यापारिक कोठियाँ थी, यहाँ पे ये लोग अच्छे खासा व्यापार कर लेते थे, ठीक। तो ये था कि ये भारत में व्यापार कैसे, कि ये कैसे स्थापित हुए, कैसे इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। अब क्या आएगा, ये लोग जैसे जैसे व्यापार में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी तकरार किससे होगी, अंग्रेजों से। क्योंकि 1690 इस टाइम में अंग्रेजों ने भी बहुत अच्छा विस्तार किया था। आपको पता है 1661 में चार्ल्स प्रथम और कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह हो गया था। तो 1668 और बम्बई को किस क्या कर दिया गया था, दहेज में दे दिया गया था। पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया। तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया, तो 1668 में क्या किया, चार्ल्स प्रथम ने बम्बई को कंपनी को दे दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। और आपको पता है ये 1668 की बात है, कब की बात है, 1668। और उस समय समझे ना, बम्बई इनकी थी, बम्बई के बाद मुंबई कर दिया गया उसको। और इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत अच्छे तरीके से अपनी सत्ता स्थापित कर रही थी और व्यापार को बहुत बढ़ाया। ये कंपनियां क्या करेगी कि यहां तक हमने ये समझ लिया कि ये कंपनी भारत में कैसे व्यापार की। अब क्या होगा कि ये जो कंपनियां थी ना, ये सिर्फ व्यापार मात्र तक सीमित रह जाती है, ठीक। 1742 के आसपास तक, ठीक। हम आगे पढ़ेंगे 1742, ठीक। ये पहला लेक्चर है, क्योंकि ये जैसे हमने ब्रिटिश का 2 लेक्चर में कवर किया था,
इसका आई थिंक 2 से 3 लेक्चर तक जा सकता है, क्योंकि इसका जो कर्नाटक युद्ध है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्नाटक युद्ध जो एक्चुअली स्टार्ट तो यूरोप से हुआ था, उसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ा था, इसलिए कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो वो आगे का बात है, तो इसके लिए हम लोग को शायद 2 से 3 लेक्चर हो जाए। तो 1742 तक ये लोग व्यापार मात्र तक सीमित रहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ये लोग, घरेलू मामले में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, भारत के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अब समझिए कि कोई दूसरी भी कंपनी है वो भारत से व्यापार कर रही है, और कोई एक और कंपनी आई वो भी भारत से व्यापार करने लगी और यहाँ के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। आप वहाँ के क्या थे, अतिथि है, ठीक। हम यहाँ पे आए हैं और हम आप मान लीजिए सम्राट है कोई, ठीक। आप कोई राजा है और आप अतिथि है। फोन करो यार। तो आप अतिथि है, ठीक। अतिथि है तो मान लीजिए कि आप व्यापार करने आए हैं, आप एक व्यापारी है और आप हमारे अतिथि भी, क्योंकि आपका हमारा संबंध अच्छा है। तो आप सम्राट है, मान लीजिए आप यहाँ के राजा, मैं आपका एक अतिथि हूँ, व्यापारी भी हूँ, मैं आपसे बहुत अच्छा रिलेशन रख लूँ। लेकिन कोई दूसरा आए कंपनी, ठीक, कोई दूसरे व्यापारी आए वो व्यापार भी करे और आपके घरेलू मामले में हस्तक्षेप करे, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि मैं इतने सालों से आपसे संबंध बना कर रखा हूँ और मैं आज तक आपके घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, दूसरे लोग आए और हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, तो मुझे तो बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें हटाने की कोशिश करूंगा कि आप इनके घरेलू मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये वो। मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए, मैं आपके पास इतने सालों तक रहा, मैंने तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया आपके घरेलू मामलों में, फिर यह आपके घरेलू मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स हुए थे, इसलिए कर्नाटक युद्ध हुए और उसके बाद फ्रांस का क्या हुआ, यहाँ से पतन होना शुरू हुआ। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, जिसका नाम होता है डुप्ले, ठीक। डुप्ले की वजह से ना क्या होता है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया बोले तो भारत से चली जाती है डुप्ले की वजह से, ठीक ना। बट डुप्ले ने ऐसा ट्राई किया था कि वह अंग्रेजों को भारत से हटा दे, बट डुप्ले की जो नीति थी ना उल्टे उसी के ऊपर भारी पड़ गई थी, जिसके कारण फ्रेंच को भारत से जाना पड़ा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।